दोस्तों नमस्कार, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों आज की वीडियोस में हम बात करेंगे जो हमारे पास में प्रबंधक यानी कि हमारे पास में जो मैनेजमेंट वाली यूनिट चल रही थी लाइब्रेरी साइंस से, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट में वैकेंसी निकाली गई थी। तो उसके अंदर मैनेजमेंट यूनिट से हम बात करें, अगर आरपीएससी के सिलेबस की बात करें तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये आरपीएससी का सिलेबस मैंने लिया है, जिसके अंदर से टॉपिक हम बात करें जिसमें लाइब्रेरी पर्सनल्स को लेके जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब सेटिस्फैक्शन और जॉब इवैल्यूएशन, ये जो टॉपिक्स हैं वो हमारे पास में आज की इस वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ से आप देखें तो ये हमारे पास में जो टॉपिक्स हैं वो हम इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। अब हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो सिलेबस जारी किया गया था उसके अंदर हमारे पास में इस वीडियोस में कौन से टॉपिक रहेंगे। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सेकंड यूनिट्स में हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का वाला टॉपिक को लेके, जिसके अंदर सब टाइटल के टॉपिक्स की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, डेलीगेशंस की बात करेंगे, कम्युनिकेशन एंड पार्टिसिपेशन की बात करेंगे, साथ ही जॉब डिस्क्रिप्शन जो कि वहाँ पे आरपीसी वाले में भी था, और जॉब एनालिसिस को लेके, जॉब एवोल्यूशंस को लेके, इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेके, रिक्रूटमेंट प्रोसीजर को लेके, और मोटिवेशंस, ग्रुप डायनेमिक्स को लेके, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स को लेके, डिसिप्लिन एंड ग्रीवेंसेस को लेके, साथ ही हमारे पास में परफॉर्मेंस अप्राइसल्स को लेके। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स हम आज की इस वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, जो कि आपके पास में ये कंप्लीट टॉपिक आपको ये कंप्लीट जो टॉपिक है आपको इस वीडियोस में मिल जाएंगे, जो कि मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ये सारे टॉपिक आज की इस वीडियोस में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास में इस जो यूनिट्स है इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास में HRM यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स क्या होते हैं उसको लेके हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स को लेके, तो इसे ये एक कि संगठन में लोगों को प्रभावी प्रबंधन के लिए रणनीति के दृष्टिकोण यहाँ पे रखता है। यानी कि अगर आपके पास में कोई भी किसी भी संगठन के लिए अगर प्रभावी रूप से कोई भी कार्य करना है या फिर किसी भी संगठन के लिए प्रभावी रूप से प्रबंधन करना है, तो आपको यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए कुछ स्ट्रैटेजी आपके पास में होनी चाहिए, कुछ रणनीति आपके पास में होनी चाहिए, ताकि उस दृष्टिकोण से आप उस संगठन के सभी कार्य सफलतापूर्वक और फुल एफिशिएंसी से कर सकें। और उसके अंदर शामिल होने वाले व्यक्तियों को भी यहाँ पे एक सहयोग के रूप से, एक कॉरपोरेशंस के रूप में आप उनसे काम करवा सकें। तो ये हमारे पास में एक संगठन में प्रबंधन को लेके HRM टॉपिक्स में दे रखा था, ताकि वे प्रबंधन के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हासिल करने में मदद कर सकें। देखिए अगर आप किसी भी संगठन के लिए, जो वहाँ के व्यक्ति हैं, उस संगठन से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, तो उनके अंदर एक संगठन रूप में आप प्रबंधन लागू करेंगे, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये भी होता है कि अगर आपके पास में मार्केट में कितना भी कॉम्पिटिशन्स है या फिर कितनी भी प्रतिस्पर्धा है, उससे भी आप यहाँ पे ऊपर उठ सकते हैं, ताकि आपके किसी भी संगठन को किसी प्रकार की आंच नहीं आ सकती, क्योंकि आपके पास में सभी प्रकार की जो संगठन है वो शक्तियाँ यहाँ पे रहती हैं। कर्मचारियों के प्रदर्शन को अधिकतम डिजाइन देना ये भी एक मुख्य इसका उद्देश्य होता है। साथ ही पुस्तकालय में बेहतर सेवाएं प्रदान करना भी इसका उद्देश्य होता है। क्षमता के साथ यहाँ पे मूल्यवान संसाधनों का भी यहाँ पे मान्यता देना, यानी ऐसा नहीं होता कि किसी के पास में, किसी भी एम्प्लॉयज़ के पास में इतनी कैपेसिटी है कि वो आपके संगठन को चला सकता है, तो इतना ही यहाँ पे काफ़ी नहीं है कि वो संगठन को चला सकता है। इसके लिए उसको जो उसकी संसाधन है वो उसके संगठन में अन्य व्यक्तियों के पास में भी होनी चाहिए। साथ ही उसकी जो एफिशिएंसी है, उसका जो वर्क करने का स्टाइल है प्रबंधन में, वो भी यहाँ पे सभी व्यक्तियों के पास में एक सहयोग के रूप से उनका दिया जाना भी प्रबंधन होता है। साथ ही समस्याओं, लागत से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। यानी आपके पास में संगठन में किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। किस प्रकार की लागत यानी कितना पैसा उसका लगेगा, ये भी इससे संबंधित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिंपली संगठन में लोगों को प्रभावी प्रबंधन के लिए कुछ रणनीति बनाने की सहायता, यहाँ पे उनको जो रणनीति बनाने की जो उद्देश्य से यहाँ पे इसको लागू करना होता है। साथ ही प्रतिस्पर्धात्मक जो लाभ है उसको हासिल करना होता है। अधिकतम डिजाइन्स करना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। साथ ही बेहतर सेवा प्रदान करना पुस्तकालय को, साथ ही इसके अंदर जो मूल्यवान संसाधन है उसके रूप में मान्यता देना इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं। तो चलिए अपन बात कर ली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट्स के बारे में, उसकी डेफिनेशंस को लेके, उसके कुछ आवश्यकता, उसके उद्देश्य को लेके हमने बात की। अब हम बात करते हैं उसके इसी के एक टॉपिक एक और है उद्देश्य को लेके। तो उद्देश्य में जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे इसको पूरा पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है
संगठन लोगों के माध्यम से सफलता प्राप्त करने का एक सक्षम तरीका भी माना जाता है। अगर परिभाषा डेफिनेशंस की बात करें तो इसका तात्पर्य विवेकपूर्ण चयन करना, व्यवहार, साथ यहाँ पे आवश्यक हो तो उसमें प्रतिस्थापन की तलाश के माध्यम से किसी संगठन के कर्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करने की प्रक्रिया है। देखिए, अगर आपके पास में संगठन में जो कर्मचारी हैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना, आपके पास में इसका मुख्य डेफिनेशंस में दे रखा है कि आपको उसमें संगठन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का पहचान करना या फिर उसको जज करना या फिर उसको जस्टिफाई करना, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद में एचआरएम की हम बात करें तो एचआरएम एक औपचारिक परिभाषा यह है कि संगठन में किया जाने वाला कार्य जो संगठनात्मक व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों के सबसे प्रभावी उपयोग की सुविधा भी प्रदान करता है। तो ये भी इसका मुख्य इसकी डेफिनेशन होगी। साथ ही हम बात करें उसके उद्देश्यों को लेकर थोड़ी और चर्चा करें तो इसमें अधिकतम आउटपुट प्राप्त करना, साथ ही श्रमिकों को उनके काम में अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना, साथ ही यहाँ पे टीम भावना का विकास करना, सतत निगरानी रखना, ये भी इसके मुख्य उद्देश्य होते हैं एचआरएम के, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है। कुछ कार्य को लेके हम बात करें तो एचआरएम के मुख्य कार्य ही रहता है जनशक्ति नियोजन करना, यानी कि किसी भी संगठन के लिए जनशक्ति का इकट्ठा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। देखिए, कोई भी काम किया जाता है तो वो काफ़ी व्यक्तियों के हेल्प से, सहयोग से किया जाता है। अगर आपके कोई छोटे मोटे गोल्स होते हैं तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता कि एक व्यक्ति उसको कर सकता है। उसके लिए उस गोल को निर्धारित करने के लिए काफ़ी व्यक्तियों की सहायता ली जाती है संगठन के द्वारा, और तभी वो जो गोल है आपका वो सफलतापूर्वक यहाँ पे क्रियान्वित किया जा सकता है। साथ ही नौकरी विश्लेषण की बात करें, जो भी आपके पास में नौकरी है उसका विश्लेषण, यानी कि किस प्रकार से आपको वो नौकरी प्राप्त करनी है, उसके लिए क्या क्या यहाँ पे स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, क्या क्या उसके लिए मटेरियल्स होने चाहिए, और क्या क्या यहाँ पे उसके लिए आवश्यक जो मूलभूत आवश्यकता है वो यहाँ पे होनी चाहिए। उसके विवरण को लेके, यानी कि जिस जॉब डिस्क्रिप्शन इसका इंग्लिश में मतलब होता है, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है तो उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, कितनी सैलरी होगी, कहाँ पे पोस्टिंग होगी, किस प्रकार से आपको पोस्टिंग में आपके जो आपके कार्य हैं वो रहेंगे, और किस प्रकार से आपके वेतन में वृद्धि होगी, किस प्रकार से आपके प्रमोशंस होंगे, ये सभी जो है विवरण इसमें दिया होता है। स्टाफिंग की बात करें, किस प्रकार से स्टाफ को मैनेज करना है और किस प्रकार से स्टाफ को रिक्रूट करना है और किस प्रकार से स्टाफ को नियोजन करना है, ये सभी जो प्रक्रिया है इसमें की जाती है। बढ़ती चयन प्रशिक्षण जो रहता है वो भी यहाँ पे इसमें शामिल होता है। उसके बाद प्रेरणा और अभिविन्यास भी मुख्य कार्य होता है। प्रशिक्षण, उनके विकास करना, ये भी उसका मुख्य कार्य होता है। कार्मिकों की प्रेरणा, नेतृत्व करना, उनका वेतन प्रशासन, नियोक्ता कर्मचारी संबंध, प्रदर्शन मूल्यांकन, ये सभी जो कार्य हैं ये हमारे पास में एचआरएम के होते हैं। सबसे पहले कार्य की अपन और चलते हैं जिसमें मेन पावर प्लानिंग था, जिसको हम जनशक्ति नियोजन कहते हैं। परिचय की बात करें, किसी परियोजना, कार्य या किसी भी संगठन की गतिविधियों को पूरा करने के लिए आवश्यक लोगों की इष्टतम संख्या का अनुमान लगाने की प्रक्रिया जो है वो मैन पावर प्लानिंग होती है, जिसमें कोई भी गतिविधि संगठन के द्वारा जो चलाई जाती है उसमें अधिकतम लोगों का जो सहयोग होता है वो यहाँ पे इसको प्रदर्शित करता है। कुछ पैरामीटर्स की बात करें जो कि मैन पावर प्लानिंग की है, जिसमें कार्मिकों की संख्या भी यहाँ पे देखी जाती है, कितने जो कार्मिक हैं उसकी संख्या होगी, कितने विभिन्न प्रकार के कौशल स्किल्स की आवश्यकता होगी, और कितनी समय में ये जो प्लानिंग है, ये जो संगठन के द्वारा जो गतिविधि है वो यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित होगी, ये सभी चीज़ें इसमें देखी जाती है। साथ ही ये प्रोसेस जो है एक निरंतर प्रक्रिया है, निरंतर प्रोसेस है। नेक्स्ट हमारे पास में जॉब एनालिसिस है। जॉब एनालिसिस की बात करें, हिंदी में इसको कार्य विश्लेषण कहते हैं। परिचय को लेकर हम बात करें, एक कार्य गतिविधियों के नियोजन नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई है। नौकरी कार्य का एक टुकड़ा है या किसी भी व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले काम के टुकड़े हो सकते हैं जो एक परिणाम की ओर ले जाते हैं और एक गतिविधियां का हिस्सा भी होते हैं। इसे किसी विशेष व्यक्ति को एक विशेष समय पर यहाँ पे करने की भी यहाँ पे कार्य दिया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष कार्य दे दिया। जैसे मान लीजिए कि आपको मैंने काम दिया कि आपको राजस्थान हाईकोर्ट की वैकेंसी जो लाइब्रेरी की निकली हुई है उसमें आपको सिलेक्शन होना है, तो ये आपके पास में एक मैंने आपको काम दे दिया, उसके लिए आप बुक्स भी लाएंगे, उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी होगी, उसके लिए आपको टाइम देना होगा पढ़ाई के लिए, उसके लिए आपको एमसीक्यू लगाने होंगे, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी होगी, उसके लिए आपके पास में कोई भी स्टडी मटेरियल्स आपको परचेज करने होंगे। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि जॉब एनालिसिस यानी कार्य का विश्लेषण किस प्रकार से किया जाता है कि हमारे पास में कोई भी कार्य जो गतिविधियां हैं उसके नियोजित नेटवर्क की सबसे छोटी इकाई इसको भी माना जाता है। कार्य विश्लेषण की हम बात करें जिसे किसी विशिष्ट कार्य के संचालन और जिम्मेदारियों से संबंधित जानकारी का अध्ययन साथ ही संग्रह की करने की प्रक्रिया भी इसको जो है कार्य विश्लेषण को दर्शाती है।
साथ ही कार्य विश्लेषण की हम बात करें, जिसमें काफ़ी प्रकार के जो एस्पेक्ट रहते हैं, तो सबसे पहले अवलोकन विधि रहती है इसमें, साक्षात्कार रहता है यानी इंटरव्यू रहता है, प्रश्नावली यानी आपके पास में कोई भी क्वेश्चनरीज की जा सकती है, जांच सूची रहती है, डेयरी विधि रहती है, तकनीकी सम्मेलन रहते हैं इत्यादि जो है कार्य विश्लेषण के कुछ पॉइंट्स होते हैं। कार्य विश्लेषण में नौकरी विवरण साथ ही कार्य विशिष्टता शामिल भी होती है, यानी कि आपके पास में जो भी काम होता है कार्य विश्लेषण में, उसके अंदर ये तय होता है कि किस प्रकार का कार्य आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि आपको सभी कार्य दिए जा सकते हैं, कोई भी किसी भी विशिष्ट कार्य आपको दिया जाएगा और वो आपको उस समय में उन उन फिक्स्ड कार्मिकों की सहायता से आपको वो काम करना होगा। ये हमारे पास में जॉब डिस्क्रिप्शन को शो करता है, जॉब एनालिसिस सॉरी। उसके बाद स्टाफिंग में पदों के कर्तव्यों को लेके विशेषताओं का निर्धारण कार्य विश्लेषण के रूप में भी इसको जाना जाता है। कौशल, प्रयास, जिम्मेदारी और नौकरी की स्थिति कार्य विश्लेषण का मूल्यांकन करने वाला भी यहाँ पे कारक माना जाता है। कार्य विश्लेषण पुस्तकालय में एचआरएम का मौलिक आधार भी माना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास में कार्य विश्लेषण में पुस्तकालय के अंदर एचआरएम का मौलिक अधिकार जो है वो किस प्रकार से है, तो कार्य विश्लेषण जो है वो ही यहाँ पे पुस्तकालय में एचआरएम का मौलिक आधार है। किसी दिए गए कार्य को विभिन्न विशिष्ट वस्तुओं में विश्लेषित करने की प्रक्रिया कार्य विश्लेषण के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है जॉब एवल्यूशंस, यानी कि कार्य मूल्यांकन। जो भी आपने काम किया है उसका किस प्रकार से आप इवैल्यूएशन करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। कार्य मूल्यांकन किसी संगठन के उनके सापेक्ष मूल्य का पता लगाने के लिए विभिन्न कार्यों का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया होती है। कार्य मूल्यांकन कार्यों के बीच में एक व्यवस्थित तुलना करने का प्रयास भी करते हैं। साथ ही यहाँ पे जो जॉब एनालिसिस था और जॉब एवल्यूशन जो है, दोनों के बीच में एक व्यवस्थित तुलना की जो है वो यहाँ पे बात करता है। साथ ही कार्य मूल्यांकन कार्य विश्लेषण के परिणामों पर ही यहाँ पे आधारित होता है, यानी जो भी आप कार्य मूल्यांकन जो है वो कार्य विश्लेषण के आधार पर ही आप करते हो। ऐसा नहीं होता कि जो आप काम करेंगे उसका ही तो मूल्यांकन अपन कर सकते हैं ना, तो उसके ऊपर यहाँ पे डिपेंड रहता है। पॉइंट्स मेथड की बात करें, पॉइंट मेथड का जो संबंध है वो कार्य मूल्यांकन से होता है, यानी जॉब एवल्यूशन से होता है। आपसे पूछ सकते हैं पॉइंट मेथड से किससे संबंधित है। कार्य मूल्यांकन पद्धतियों की हम बात करें, बेसिकली दो पद्धतियां इसमें काम ली जाती हैं। पहली पद्धति यहाँ पे एनालिटिकल मेथड्स होता है, जिसे विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। दूसरा मेथड जो होता है वो नॉन एनालिटिकल मेथड्स होता है, जिसे गैर विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। और एनालिटिकल मेथड जो होता है, विश्लेषणात्मक पद्धति तो होता है, उसको वापस से अपने दो भागों में विभाजित किया, जिसमें पॉइंट मेथड पहला मेथड और दूसरा मेथड होता है फैक्टर कंपैरिजंस मेथड, जिसे हम कार्य ग्रेडिंग या फिर कार्य वर्गीकरण विधि भी कहते हैं। इसी प्रकार से नॉन एनालिटिकल मेथड्स भी दो प्रकार से बटा होता है, जिसमें रैंकिंग मेथड और जॉब ग्रेडिंग या जॉब क्लासिफिकेशन, ये इसके भाग होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में जॉब डिस्क्रिप्शन को लेके है। एक दस्तावेज जो नौकरी के कार्यों, कर्तव्यों, जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देता है। किसी नौकरी से संबंधित रिपोर्टिंग संबंध, साथ ही यहाँ पे कार्य स्थिति नौकरी विवरण में बताई गई है। यानी जो भी जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग करने जा रहे हैं, यानी आप यूँ समझिए, अगर आप लाइब्रेरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उस लाइब्रेरी के एग्ज़ाम्स में उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि उस लाइब्रेरी एग्ज़ाम्स में आपके पास में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपका सिलेबस क्या होगा, कितनी साल तक आप नौकरी कर सकते हैं, अगर आपके पास में एज रिलैक्सेशन है तो वो कितना होना चाहिए, कौन सी कैटेगरीज में कितनी वैकेंसीज होनी चाहिए, कौन सी कैटेगरीज के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये सभी चीज़ें जो होती है उस जॉब की डिस्क्रिप्शन होता है, जो हमारे पास में आपको इसमें एचआरएम में की जाती है। स्टाफिंग को लेके हम बात करें, कार्मिकरण से हिंदी में कहते हैं, इस बेसिकली सही व्यक्ति को सही काम पर लगाना, ये कार्मिक प्रशासन का एक मुख्य उद्देश्य होता है। हम पुस्तकालय कर्मियों को 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी की बात करें, पेशेवर स्टाफिंग हो सकता है, जिसमें प्रोफेशनल स्टाफ होते हैं। दूसरी श्रेणी सेमी प्रोफेशनल होते हैं और तीसरी श्रेणी नॉन प्रोफेशनल होते हैं। देखिए, प्रोफेशनल स्टाफ वो होता है जिसको एक विशिष्ट जो विषय है उसकी जानकारी होती है। सेमी प्रोफेशनल होता है कि अगर अपन को आवश्यकता होती है तो अपन उसको यूज़ करते हैं, अदरवाइज अपन इसको यूज़ नहीं करते। नॉन प्रोफेशनल का मतलब होता है जिसको किसी भी कार्य विशिष्टता की जानकारी नहीं होती, वो बिना किसी विषय के यहाँ पे काम कर सकता है। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, टेस्ट, ये नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम बात करेंगे। देखिए, कार्मिकों की भर्ती की हम बात करें, मुख्य उद्देश्य यहाँ पे होता है कि किसी पुस्तकालय में विशिष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार का चयन करना, बेसिकली जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य होता है। काम करने के लिए नए कार्मिकों को जो अच्छी तरह से परिभाषित नौकरी विवरण के साथ स्थिति में फिट हो, तो ये हमारे पास में कार्मिकों का रिक्रूटमेंट्स कहलाता है। पुस्तकालय में बेसिकली जो लक्ष्य होते हैं वो सकारात्मक पहलुओं को पूरे करने के लिए होते हैं। निश्चित भर्ती कार्यक्रम भी विकसित की जाती है, जिससे सर्वश्रेष्ठ जो है उपलब्ध प्रतिभा हमें प्राप्त हो सके।
भर्ती कार्यक्रम का सतत मूल्यांकन भी होना चाहिए। साथ ही पुस्तकालय अध्यक्षों में पुस्तकालय में कर्मचारियों की भर्ती के सभी पहलुओं पर भी ध्यान यहाँ पे दिया जाना चाहिए। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक था। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इंडक्शन और ओरिएंटेशन। बेसिकली एक नए कर्मचारी को उसकी नौकरी से परिचित करवाना, सेवा की स्थिति बताना, साथ ही कार्य करने के घंटे उसको बताना, उसकी छुट्टी कितनी होंगी ये बताना, स्टाफ की सुविधाएं क्या मिलेंगी, सहकर्मी कौन कौन से हैं, वरिष्ठता किस प्रकार से यहाँ पे निर्धारित होगी, विभाग का संक्षिप्त परिचय यहाँ पे दिया जाता है। उसे विभाग और संगठन के प्रमुख और संघ के प्रतिनिधि के साथ काम करने का, साथ ही परिचय करने का उसको अवसर प्रदान होता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रेरण और अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन डेवलप किया कि किसी भी कर्मचारी को उसकी नौकरी के बारे में परिचित करना कि उसकी नौकरी किस प्रकार से यहाँ पे निर्धारित होगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ रहेंगी, क्या क्या स्टाफ रहेगा, क्या क्या उसको काम करने पड़ेंगे, कितना टाइम आपके पास में जॉब को देना होगा। ये सभी चीज़ें जो हैं वो इंडक्शन और ओरिएंटेशन में आता है। इस प्रकार की शुरुआत किसी कर्मचारी को अपनी नई नौकरी को खुद को स्थापित करने में भी सहायक होते हैं। साथ ही नए कर्मचारी को प्रारंभिक जो या फिर आप कह सकते हो प्रासंगिक जानकारी है, मुद्रित या फिर लिखित दस्तावेज के माध्यम से संचार और उसके तत्काल वरिष्ठ पर्यवेक्षक के मौखिक स्पष्टीकरण से प्रदान की जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट्स की बात करें, मानव संसाधन में सबसे बड़ी संपत्ति की बात करें तो उसके प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग और उसके विकास को लेके है, जिसमें काफ़ी प्रकार की स्किल्स यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को दी जाती है। काफ़ी प्रकार के जो कोर्सेज हैं, काफ़ी प्रकार के जो शॉर्ट्स जो कोर्सेज हैं वो यहाँ पे उसको सिखाए जाते हैं ताकि वो पुस्तकालय में जाके अपने पाठक को उनकी जानकारी दे सके और अच्छी से अपनी सामग्री को जो है उसको पाठक तक पहुँचा सके। साथ ही इसमें काफ़ी प्रकार के सेमिनार्स भी होते हैं, संगोष्ठी होती है, सम्मेलन भी आयोजित किए जाते हैं। ये सभी चीज़ें जो हैं वो इसमें की जाती है। मोटिवेशन और पर्सनल्स की बात करें जो कि कार्मिकों को प्रेरणा देता है, ये उच्च प्रदर्शन यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। लीडरशिप की बात करें, टीम वर्क, टीम कार्य से संबंधित होते हैं। उसके बाद में हमारे पास में है टीम वर्क में पहला पॉइंट्स है पाथ गोल थ्योरी जो है। बेसिकली इसका पूरा नाम हिंदी में हम बात करें पथ लक्ष्य सिद्धांत कहते हैं। इसमें नेता प्रभावशीलता के पथ लक्ष्य सिद्धांत या फिर पथ लक्ष्य मॉडल के रूप में इसको जाना जाता है। 1971 में रॉबर्ट हाउस या फिर आप कह सकते हो मार्टिन इवांस के द्वारा ये जो है दी गई थी। 1996 में संशोधित इसको एक नेतृत्व सिद्धांत के माध्यम से किया गया। बेसिकली 1971 में रॉबर्ट हाउस या फिर मार्टिन इवांस के द्वारा ये थ्योरी दी गई थी जो कि पाथ गोल थ्योरी कहलाती है। हिंदी में इसको पथ लक्ष्य सिद्धांत भी कहते हैं। बेसिकली ये 4 प्रकार के जो हैं लीडरशिप बिहेवियर होते हैं, जिसमें पहला डायरेक्टिव लीडर्स होते हैं, ये जो निर्देशक होते हैं नेता, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव और अचीवमेंट्स ओरिएंटेड। ये जो हैं ये 4 प्रकार के जो हैं बिहेवियर जो हैं लीडरशिप को शो करते हैं। मैनेजरियल ग्रिड मॉडल की बात करें जिसमें 1964 में रॉबर्ट ब्लेक और जैन माउंटेन के द्वारा दिया गया था। बेसिकली ये एक व्यवहारिक नेतृत्व मॉडल भी कहलाता है, तो ये ध्यान रखना मैनेजरियल ग्रिड मॉडल क्या होता है। उसके बाद में इसमें 2 व्यवहारिक आयामों की बात की है जो कि कंसर्न फॉर पीपल से संबंधित है, दूसरा कंसर्न ऑफ द प्रोडक्शन से संबंधित है जो कि टास्क जो भी आप काम करेंगे। सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी की हम बात करें जो कि पाल हर्सी केन ब्लेचर्ड्स के द्वारा दी गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके हम बात करें जो कि वेतन और वेतन प्रशासन को लेके है। देखिए बेसिकली बात करें पुस्तकालय कर्मी की का वेतन जो है काफ़ी विवाद के रूप में रहा है, जिसमें क्लर्क के बराबर इसको समझा जाता था, लेकिन बड़े एकेडमिक्स पुस्तकालय अध्यक्ष को शिक्षाविद के समान यहाँ पे वेतन दिया जाना इसका सुनिश्चित किया गया। पश्चिम के विकसित देशों में पुस्तकालय अध्यक्षों को अन्य पेशेवर तकनीकी प्रशासनिक कार्मिकों को समान रूप से वेतनमान का दर्जा दिया जाना सुनिश्चित किया। साथ ही पुस्तकालय कर्मी जो है वो शिक्षक के रूप में यहाँ पे शिक्षक के बराबर उसकी सैलरीज होगी। जो भी शिक्षक हैं चाहे 3rd ग्रेड हो या 4th ग्रेड या फिर 2nd ग्रेड हो या फिर 1st ग्रेड हो, तो उनके बराबर ही यहाँ पे पुस्तकालय कर्मी जो हैं उसको सैलरीज दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष जो है विश्वविद्यालय में, जो यूनिवर्सिटीज़ का जो पुस्तकालय अध्यक्ष होता है उसको आचार्य के बराबर, साथ ही उप पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो उप आचार्य, साथ ही सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष जो होता है वो व्याख्याता के बराबर इनकी सैलरीज जो है वो यहाँ पे दी जाती है। साथ ही एम्प्लॉयज़ रिलेशनशिप की बात करें जिसमें नियोक्ता कर्मचारी संबंध दर्शाता है, जिसमें समय पर भुगतान, पर्यवेक्षण, साथ ही नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। परफॉर्मेंस एवल्यूशंस को लेके बात करें जिसमें निष्पादन मूल्यांकन भी इसको कहा जाता है, ये आप देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेके हम बात करें जॉब स्पेसिफिकेशंस, तो सबसे पहले है कार्य विशिष्टता, जिसमें न्यूनतम स्वीकार्य योग्यताओं का विवरण जो कि किसी व्यक्ति के पास में किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए होनी चाहिए।
साथ ही किसी कंपनी को नौकरी के लिए किस प्रकार से लोगों की आवश्यकता, साथ ही उसके निर्धारण करना नौकरी विशिष्टता को भी दर्शाता है। नौकरी के आवश्यक व्यक्तिगत गुण, साथ ही लक्षण नौकरी विशिष्टता को भी यहाँ पे इसमें बताए गए हैं। नौकरी विस्तार को लेकर हम बात करें, इसका अर्थ होता है श्रमिकों के लिए अतिरिक्त गतिविधियों को सौंपना, जिसमें नौकरी का विस्तार कर्मचारियों को अधिक विविधता प्रदान करने के लिए नौकरी के दायरों को बढ़ाया जाता है। जॉब रोटेशंस की बात करें, ये इस प्रकार की टेक्निक्स हैं जिसमें इसका उपयोग जो है पुस्तकालय के भीतर किया जाता है। पेशेवर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। विविधता लाने और बोरियत कम करने के लिए कर्मचारियों को एक कार्य से दूसरे कार्य पर ले जाने की प्रक्रिया जॉब रोटेशंस कहलाती है। जॉब समरीज की बात करें, जो कि कार्य विवरण लिखते समय प्रमुख कार्यों गतिविधियों को कार्य सारांश के रूप में लिखा जाता है। कार्य की पहचान, जो कि कार्य का विवरण लिखते समय कार्य का शीर्षक, आमतौर पर कार्य की पहचान, साथ ही अनुभाग में इसका लिखा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। नेक्स्ट टॉपिक है जॉब एनरिचमेंट, जो कि कार्य संवर्धन इसको हिंदी में कहते हैं। कार्य संवर्धन का जो अर्थ है वो श्रमिकों के लिए कार्यों को नया स्वरूप देना इसका मुख्य जो है अर्थ होता है। जॉब एनरिचमेंट की अवधारणा फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा दी गई थी, ये आप याद रख लीजिएगा। फ्रेडरिक हर्ट्जबर्ग के द्वारा जॉब एनरिचमेंट की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वो दिया गया था। जॉब एनरिचमेंट किसी कार्य की सामग्री और जिम्मेदारी के स्तर पर बुनियादी बदलाव, ताकि कार्यकर्ता को अधिक चुनौती यहाँ पे प्रदान की जा सके। साथ ही यहाँ पे जॉब डिजाइन्स को लेकर हम बात करें, बेसिकली जॉब डिजाइन्स कार्यों का वर्णन, साथ ही उसके अंतः संबंधों को व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है। जॉब डिजाइन्स प्रबंधनीय कौशल इकाइयों के द्वारा निष्पादित किए जाने वाला भी एक कार्य है। जॉब डिजाइन्स को लेकर हम बात करें, इसका अर्थ होता है किसी जॉब की सामग्री तय करना, साथ ही ये कार्य उसके कर्तव्य को लेके, उसकी वरिष्ठता को लेके, साथ ही उसकी जिम्मेदारियां, काम करने के तरीके, सहकर्मी अधीनस्थों के मध्य संबंध भी इसको बतलाता है। कार्य डिजाइन्स के कुछ घटक हैं, जो कि कुछ एलिमेंट्स हैं, उसकी बात कर लेते हैं। जॉब रोटेशंस, जॉब इंजीनियरिंग, जॉब एनलार्जमेंट, जॉब एनरिचमेंट, ये सभी जो हैं ये किसी भी कार्य डिजाइन्स के घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद कीजिएगा। आगे हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये पहला टॉपिक है। आपने अगर राजस्थान हाईकोर्ट का सिलेबस देखा है तो उससे पहला टॉपिक है जॉब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। देखिए इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लाइब्रेरीज में, उसके हेड जो है डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं। और उसके बाद में इसको कई भागों में विभाजित भी किया जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें, चार भागों में इसको विभाजित किया गया है। पहला है रीडर यूजर सर्विसेज डिपार्टमेंट, टेक्निकल डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। इन सभी को जो हेड करते हैं वो यहाँ पे डायरेक्टर, चीफ डायरेक्टर, या फिर लाइब्रेरियन, या फिर इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी जो ऑफिसर्स हैं उसके द्वारा ये जो है हेडेड किए जाते हैं, यानी संचालित किए जाते हैं। उसके बाद में कुछ डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी लाइब्रेरियन, डिप्टी इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो है उसके द्वारा भी संचालित किए जाते हैं, जिनके हेड होते हैं। वो जो डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे एक्विजिशन डिपार्टमेंट्स हो गया, पीरियडिकल डिपार्टमेंट्स हो गया, क्लासिफिकेशन डिपार्टमेंट्स हो गया, कैटलॉगिंग हो गया, इंडेक्सिंग डिपार्टमेंट्स हो गया, अब्स्ट्रैक्टिंग डिपार्टमेंट्स हो गया, क्लिपिंग डिपार्टमेंट्स हो गया, ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट्स हो गया, ऑनलाइन सर्चिंग हो गया, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट्स हो गया, रेफरेंस सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हो गया, बाइंडिंग डिपार्टमेंट्स हो गया। तो ये कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डायरेक्टली जो हेड किए जाते हैं वो डिप्टी लाइब्रेरियंस, डिप्टी डायरेक्टर, या फिर डिप्टी इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के द्वारा असिस्ट किए जाते हैं, यानी कि संचालित किए जाते हैं। उसके बाद में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे भी हैं जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनमें अगर हम बात करें तो लैब असिस्टेंट हो गया, लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गया, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट हो गया, क्लर्क लाइब्रेरी रिस्टोरर हो गया, जेनिटर्स हो गया, क्लीनर्स हो गया, वॉचमैन हो गया, सिक्योरिटी स्टाफ हो गया। ये सारे जो स्टाफ्स हैं, ये सारे जो जॉब्स हैं वो असिस्टेंट डायरेक्टर या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन या फिर असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स के द्वारा हेडेड किए जाते हैं, यानी संचालित किए जाते हैं। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो डेलीगेशंस। नेक्स्ट टॉपिक का नाम हमारे पास डेलीगेशन है। डेलीगेशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि किसी भी ह्यूमन रिसोर्स को गाइड करना, मैनेज करना, किस प्रकार से कोई भी प्लानिंग करना है। अगर हम बात करें कि आपके पास में कोई भी संगठन के द्वारा कोई टारगेट्स आपको दी जाते हैं, तो किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे, किस प्रकार से उसको अपने जो सहकर्मी हैं उनको गाइड करेंगे, ये सब चीज़ें जो हैं वो डेलीगेशन में आती हैं। और इसके अंदर जो है पर्टिकुलर डायरेक्शंस स्टाफ को दी जाती है कि आपको कौन सा काम कितने समय में करना है, ये स्टाफ को गाइड किया जाता है। साथ ही ये जो प्रोग्राम, ये जो प्लानिंग होती है, ये जो काम होता है वो कॉन्स्टेंटली होता है, यानी कि निरंतरता से संचालित होता है। उसके बाद में
इसमें काफ़ी प्रकार की स्किल्स टेक्निक्स भी एम्प्लॉयज़ को सिखाई जाती है और काफ़ी प्रकार के जो प्रोडक्शंस हैं, काफ़ी एफिशिएंसी जो है उस डेलीगेशन प्रोसेस से प्राप्त कर सकते हैं। कुछ डेलीगेशंस प्राप्त करने के वेज हैं, उसको हम बात कर लें। सबसे पहले किसी डिपार्टमेंट्स में अगर हम बात करें तो उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं, उस प्रोजेक्ट्स पे डिसीजंस लिए जाते हैं किस प्रकार से उसको करना है। उसके बाद में डिसीजन लेने के बाद में उस पर एनालिसिस किया जाता है कि किस प्रकार से किस फॉर्मेट में इसको अप्लाई करना है। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस किया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से डेलीगेट आप कोई चीज़ कर सकते हो, यानी प्रसारित आप कर सकते हो। कुछ डेलीगेशंस की अथॉरिटीज़ हैं जिसमें अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अकाउंटेबिलिटी, ये सभी चीज़ें डेलीगेशन अथॉरिटीज़ में आते हैं। 6 स्टेप्स हैं जो कि इसके अंदर किए जाते हैं। बेसिकली हम बात करें 6 स्टेप्स की, जिसमें पहले प्लान और प्रिपेयर किए जाते हैं, यानी आपके पास में पहले प्लान प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद में उसके ऊपर डिस्कशन करना होगा किस प्रकार से उसको करना है। फिर उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, कोई भी कंप्लेंट अगर आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। फिर आपको लेवल ऑफ अथॉरिटीज़ को जो भी है उसके ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। फिर उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको देखनी होगी। फिर आपको डायरेक्टली फाइनली इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास में 6 स्टेप्स हैं डेलीगेशंस करने के, वो भी आप याद कीजिएगा। कम्युनिकेशंस नेक्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम बात करें। कम्युनिकेशन का बेसिकली मीनिंग होता है कि 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में किस प्रकार से आप अपने संचार को, किस प्रकार से अपनी बातों को रख पाते हैं और किस प्रकार से वो बातें जो हैं आगे संचार के रूप में प्रवाह कर सकते हो। जिसमें ओरल कम्युनिकेशंस, रिटन कम्युनिकेशन 2 प्रकार के होते हैं। ओरल में आप बेसिकली आप वर्बली बात करते हो, जैसे आपने किसी भी मीटिंग्स में, किसी भी डिस्कशन में सजेशन आपने दिए, या फिर रिटर्न की बात करें, कोई मेल किया, कोई लेटर आपने भेजा, कोई एप्लीकेशन आपने लिख के दी, तो ये रिटर्न कम्युनिकेशन हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशंस को लेके हम बात करें तो स्टाफ को सबसे पहले कोऑपरेशंस करना होगा, कोऑर्डिनेशन करना होगा, कोहेसिवनेस करना होगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ टाइप्स हैं जो कि आपको एक अच्छा सुचारू रूप से कम्युनिकेशन करने के लिए काफ़ी सहायक होते हैं। कुछ स्टेप्स को लेके हम बात करें जो कि इससे पहले अपन कर चुके हैं, तो आप ये देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। आगे हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो इंटरपर्सनल रिलेशंस को लेके हम बात करें तो बेसिकली इंटरपर्सनल रिलेशंस का मतलब होता है आप 2 या 2 से अधिक पर्सन्स के बीच में किस प्रकार से संबंध स्थापित करते हो। या फिर आप यूँ समझे कि एक लाइब्रेरीज को लेके और दूसरी लाइब्रेरीज को लेके किस प्रकार से उसमें आप अपने मानवता के जो संचार हैं किस प्रकार से आप कर पाते हो। तो इसके अंदर जो हमारे पास में बेसिकली जो गोल्स होते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, टाइप्स इसमें दे रखे हैं तो ये आप देख सकते हो। उसके बाद डिसिप्लिन्स एंड ग्रीवेंसेस को लेके हम बात करें। डिसिप्लिन्स का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी भी एम्प्लॉयज़ को किस प्रकार से डिसिप्लिन रख पाते हो अपनी जो मैनेजमेंट्स है, किस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में। ग्रेवेंसेस का मतलब होता है किसी भी मैनेजमेंट किस प्रकार से आपके साथ में डिसिप्लिन रह पाता है। तो ये चीज़ें दोनों आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो आप इसको देखिएगा। डिसिप्लिन जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयज़ पे अप्लाई होता है और ग्रेवेंसेस जो है वो मैनेजमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। मान लीजिए आपको किसी भी संस्था से या फिर किसी भी पर्सन से कोई शिकायत है तो आप ग्रेवेंसेस अप्लाई करते हो, और ग्रेवेंसेस अप्लाई करते हो तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग में करते हो, किसी पर्सन के रिगार्डिंग में थोड़ी ना करते हो। जैसे मान लो आपके पास में कोई आरटीआई के तहत आपको कोई सूचना चाहिए, तो कौन से डिपार्टमेंट्स में चाहिए वो डिपार्टमेंट्स को मेंशन किया जाता है, फिर उसमें पर्टिकुलर पर्सन्स को मेंशन किया जाता है। तो कुल मिला के आप किसी भी मैनेजमेंट्स या फिर ऑर्गेनाइजेशन को ही यहाँ पे टारगेट करते हो। उसके बाद डिसिप्लिन ग्रेवेंसेस को बात करें, दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन्स को लेके हम बात करें, इसमें आपको जो भी रूल्स हैं, जो भी आपके रेगुलेशंस हैं, जो भी आपके प्रोसीजर हैं, जो भी आपकी वर्किंग है, इस सभी चीज़ों का ओबी करना, यानी कि उनकी पालना करना। टाइप ऑफ डिसिप्लिन्स को लेके बात करें जिसमें सेल्फ कंट्रोल और एनफोर्स होते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि आपके पास में जो भी कोई भी डेटाज आपके पास में, कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास में है या फिर कोई भी कम्युनिकेशंस आपके पास में है, तो उसको अपने आप अपने अकॉर्डिंग उसको टारगेट बनाना है, अपने अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट करना। एनफोर्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको प्रेशराइज किया जाता है कि आपको ये टारगेट्स पूरा करना है इस समय में, ठीक है। सबसे पहले इसको डिसिप्लिन को लेके बात करें, इसमें रिपोर्टिंग करनी होती है, फिर एक्नॉलेजमेंट होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर एवोल्यूशन होता है, फिर रेजोल्यूशन होता है, फिर फीडबैक होता है, फिर डॉक्यूमेंटेशन होता है, फिर फॉलोअप होता है। ये सभी स्टेप्स हैं जो कि आपको ग्रीवेंसेस में हेल्प करते हैं। कुछ फीचर्स हैं, आप देखना चाहें तो उसको देख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप डायनेमिक्स। ग्रुप डायनेमिक्स को लेके हम बात करें तो बेसिकली इसको किसी भी ग्रुप्स के प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास में किस प्रकार से ग्रुप मेंबर्स को इंटरेक्ट कर सकते हो, यानी आपके पास में किसी भी ग्रुप्स को किस प्रकार से सहयोग उससे ले सकते हो, किस प्रकार के जो आपके कम्युनिकेट हैं कर सकते हो कि उसको
बढ़ावा दे सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प लेनी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो आपको किस प्रकार से उससे कम्युनिकेट कर सकते हो, ये चीज़ें जो होती है वो ग्रुप डायनेमिक्स में होती हैं। तो इसके अंदर ग्रुप डायनेमिक्स जो एक ग्रुप होता है उसके अंदर कंपोजिशन होती है, यानी कि संगठन का जो कंपोजिशन होता है, स्टेटस होता है, लीडरशिप होती है, उसके बाद कोहेसिवनेस होती है, रेजिडिटी होती है, नॉर्म्स होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, रोल्स होते हैं, कॉन्टिन्यूस फोर्स होती है, साइज होती है, चेंजेस होती हैं, सभी जो है इसके एस्पेक्ट होते हैं। कुछ एलिमेंट्स को लेके हम बात करें जिसमें पहला कम्युनिकेशन होता है, ग्रुप मैच्योरिटी होती है, साथ ही ग्रुप एटमॉस्फेयर होता है, नॉर्म्स होते हैं, फीलिंग, मेंबरशिप, रूल्स, रोल्स, टास्क, रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंस एंड डिसीजंस, ये सभी जो हैं इसके एलिमेंट्स हैं। ग्रुप डायनेमिक्स में पार्टिसिपेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लीडरशिप, ये सभी चीज़ें जो हैं इसके मेन जो हैं कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमारे पास में दोस्तों लाइब्रेरीज के अंदर जो वैकेंसी राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा निकाली गई हैं उसके जो आपका टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसके सभी मैंने टॉपिक्स आपको इस सीक्वेंस में पढ़ा दिए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। या चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें।